दूरदर्शन मध्य प्रदेश में स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मरीना शेख जी, जो सोशल वर्क का काम तो करती ही हैं, लेकिन उसमें नारी सशक्तिकरण के लिए खास तौर पर उनका काम है। इसके पहले वो यूरोपियन पार्लियामेंट में भी काम कर चुकी हैं और अपने काम के लिए इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। मरीना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते शिवांगी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आके आपसे गुफ्तगू करने का। मरीना जी, आप सोशल वर्क में कैसे आई? मतलब यूरोपियन पार्लियामेंट से सोशल वर्क तक आपका ये जो सफ़र रहा है वो कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली 2014 से 2019 तक मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में काम करती थी। वहाँ पे मैं अंतर्राष्ट्रीय विकास समिति में काम करती थी, जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट कमेटी होती है। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के साथ काम किया, विभिन्न तरह के लोगों के साथ काम किया, उनकी विभिन्न तरीके की परेशानियाँ देखी और काफ़ी सारे पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट्स किए, जहाँ से मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि मुझे आगे चल के किस दिशा में, किस राह में काम करना है। और वहीं से मुझे लगने लगा कि मुझे भी मेरे देश लौट के अपने देशवासियों की मदद करनी है, मेरी जानिब में जो भी हो सके। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर आपने प्रोजेक्ट्स किए, वहाँ पे आपने काम किया, तो आपको समझ में आया कि शायद आप ये काम भी कर सकती हैं। लेकिन इस काम को, यानी कि सोशल वर्क को अपना प्रोफेशन बनाने का मतलब कि आपने अपना यूरोपियन पार्लियामेंट में जिस पोजीशन पे थी, आप जिस पद पर थी, आपने वो पद छोड़ के आपने पूरी तरीके से अपने आप को सोशल वर्क में ही डिवोट कर दिया। तो ये कैसे आपने किया? मतलब इस चीज़ की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सो बेसिकली हमारे घर में शुरू से, बचपन से हमें ये इंस्टिल किया गया है कि आपसे जो बने, गरीबों की मदद करें, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और अपने फेलो सिटीजन्स या अपने जो देश के वासी हैं, उनकी जिस प्रकार से आप मदद कर सकें करें। और मैंने हमेशा से अपने घर के बड़ों को, ज़रूरतमंद लोगों को घर पे आते हुए देखा है, उनको उनकी मदद करते हुए देखा है। अक्सर आज भी हमारे यहाँ लोग आते हैं और उनकी मदद की जाती है, मेरे घर वाले करते हैं। तो शायद वहीं से मुझे एक इंस्पिरेशन था कि, और वहीं से मेरे दिल और दिमाग में बैठ गया था कि आगे चल के मुझे ये करना है। और पता नहीं करते करते ये कब अपने आप मेरा लक्ष्य बन गया, मुझे भी नहीं पता पड़ा। बिल्कुल जी। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी मरीना जी, और मैंने पढ़ा कि आप राइजिंग वर्ल्ड फाउंडेशन की फाउंडर हैं। आपने अपने सोशल वर्क के लिए इस फाउंडेशन को जन्म दिया है, हम कह सकते हैं। आप इस अपने फाउंडेशन की मदद से, अगर आप हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि इस फाउंडेशन की मदद से आप किन लोगों की सहायता कर रही हैं, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए आप काम कर रही हैं और क्या काम कर रही हैं? राइजिंग वर्ल्ड फाउंडेशन अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ, अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ काम कर रहा है, उनकी अलग अलग परेशानियों को एड्रेस कर रहा है। हम महिलाओं के साथ बहुत काम करते हैं, क्योंकि हमारी फाउंडेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ही विमेन एम्पावरमेंट है। नारी को सक्षम बनाना है। उसके अलावा हम ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करते हैं। हम डेली वेज अर्नर्स, क्योंकि अभी इस महामारी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड ही डेली वेज अर्नर्स और बच्चे हैं, उनके साथ हम कई ड्राइव्स किए हैं और मल्टीपल स्टेट्स में काम किया है। उसके अलावा हम नाबीना लोग, जो आपके ब्लाइंड लोग होते हैं, उनके साथ भी हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। सो दीज आर द पीपल दैट वी आर हेल्पिंग, मतलब इन्हीं लोगों की हम मदद कर रहे हैं। बिल्कुल मरीना जी, जैसा कि दर्शकों, मरीना जी ने बताया कि ये अपने फाउंडेशन की सहायता से ना सिर्फ किसी एक वर्ग के लोगों की मदद कर रही हैं, बल्कि ये जो कोरोना महामारी चलती आई है, इसमें सभी वर्गों को मदद कर रही हैं, उनको सहायता पहुंचा रही हैं, महिलाओं को, ट्रांसजेंडर्स को, या यहाँ तक कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जैसे कि आपने बताया नाबीना लोग, उन तक की मदद कर रही हैं। जो डेली वेज अर्नर्स, आपने बताया कि जो रोज़ काम करके उनको दिहाड़ी मजदूरी जिनको बोलते हैं, उनको पैसा मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये काम रुक गया कोरोना महामारी में। उनकी जो दिन भर की जो अर्निंग होती थी, दिन भर में उनको पैसा मिलता था, वो उनको नहीं मिल पा रहा था, और इस बीच आपकी फाउंडेशन ने उनको सहायता पहुँचाई है। जी जी। मरीना जी, इसके साथ क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपकी फाउंडेशन ग्रामीण बच्चियों के लिए भी कुछ कर रही है, और किस प्रकार उनकी सहायता कर रही है?
जी, तो ग्रामीण बच्चियों के अलावा हम ग्रामीण महिलाओं के साथ भी काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के साथ भी काम कर रहे हैं। हम उनके साथ में एक स्पेसिफिक कॉज पे काम कर रहे हैं जो कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन है। क्योंकि ग्रामीण में इसकी अवेयरनेस मेरे हिसाब से और इसकी जागरूकता बढ़ाने की हमें बेइंतहा ज़रूरत है। तो हम बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर हम उनके साथ में कई तरीके के हेल्थ कैंप्स कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं, जिनमें उनको कंप्लीट जानकारी दी जाती है मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट पे, कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट के को पालन करने के क्या फ़ायदे हैं और ना पालन करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। और उनको ना केवल उनको जानकारी दे रहे हैं, मगर उनको हम डॉक्टर्स के साथ मिलकर जानकारी तो दे ही रहे हैं, मगर हम उनको वो चीज़ें भी उपलब्ध करा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। बिल्कुल, मतलब मासिक धर्म, जैसा कि आपने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म जो होता है उसके दौरान स्वच्छता किस प्रकार रखी जानी चाहिए, और अगर उसका ऐसा ना किया जाता है तो किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, आप इसके बारे में महिलाओं को, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। बिल्कुल जी, और इसके साथ में मतलब बीमारियों का कहें तो काफ़ी सारी, अगर इसको ना पालन करें तो अन्य प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए, फंगल इन्फेक्शन हुए, और कई केसेस में जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया कि कई प्रकार की बीमारियां इसका पालन करने से हो सकती हैं, अगर ऐसा हम न करते हैं, इसका पालन न करने से। मतलब कि स्वच्छता तो हमें पता ही है कि स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये जो महिलाओं का ये जो टाइम पीरियड होता है 3 से 7 दिन का, जिसमें उनको ये सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसमें स्वच्छता का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं और कई प्रकार की ऐसी भी बीमारियां हो सकती हैं जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती हैं अगर उनका इलाज सही समय पे ना किया जाए तो। मरीना जी, मैं आपके इसी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रही थी। आपने जैसा कि बताया कि आप हेल्थ कैंप्स चला रही हैं और उनको जागरूक करने के लिए भी कई तरीके के प्रोजेक्ट्स चला रही हैं। तो इस प्रोजेक्ट में आपके बारे में मैंने पढ़ा कि ये प्रोजेक्ट आप फेजेस में चला रही हैं, 3 से 4 फेजेस में। तो ये क्या फेजेस हैं और किस तरीके से आप इनको ग्रामीण क्षेत्रों में चलाएंगी? बेसिकली फाउंडेशन के 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं, एग्रीकल्चर, हेल्थ और विमेन एम्पावरमेंट। फ़िलहाल हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमने महामारी से यही सीखा है कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तो हम स्वास्थ्य पे और महिलाओं को एम्पावर करने पे फोकस कर रहे हैं। हम उनके लिए अलग अलग प्रकार के उनके साथ अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो उनको एम्पावर कर सकें। हम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि रिसेंटली हमने एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया है। हम काफ़ी सारी ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, हमने बहुत सारी के साथ किया है। हमने जैसे साथी पैड्स हुए, अभी हाल में ही हमने पी सेफ करके एक ब्रांड है, उनके साथ कोलैबोरेट किया है। तो हमारा जो पी सेफ के साथ कैंपेन है वो बेसिकली पहले उसमें तो हम उनको हम जैसे लगभग 50 महिलाएं हैं, हम उनको पहले तो हम उनको एजुकेट करेंगे कि एजुकेट करते हैं कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। उनमें से कुछ महिलाएं अगर चाहें, जिनको इसको जो पैड्स चाहे बेचना चाहें वो बेच सकती हैं, क्योंकि उसके लिए हम इसके बाद एक अलग ट्रेनिंग, जो सेकंड फेज़ है उसका एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, वो उस फेज़ में ये रहेगा कि उसमें हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि आप ये पैड्स कैसे बनाएं, ये कैसे जाके आगे लोगों को मार्केट करें, बेचें, सेल्स ट्रेनिंग तो वो दी जाएगी, ताकि कि वो महिलाएं रोज़ी कमा सकें और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। बिल्कुल। उसके अलावा द राइजिंग वर्ल्ड फाउंडेशन ने, जैसे फर्स्ट जब कोविड जब हुआ ही था, तब हमने फर्स्ट वेव में शुरुआत की थी मास्क, सैनिटाइजर्स, राशन, अन्य सामग्री बांटने की। मगर और डेली वेज अर्नर्स से तो माइग्रेंट वर्कर्स को देखकर जिनको ज़रूरत थी, हमें लगा हमने उनको ये मतलब सामग्री दी। सेकेंड वेव में मुझे और हमें काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों से फ़ोन आने लगे कि यहाँ ऑक्सीजन की काफ़ी ज़रूरत है। तो तुरंत हमने एक फंड रेज़र चालू किया,
जिसमें हमने लगभग 20 लाख रुपए रेज़ किए और हमने काफ़ी सारी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अलग अलग मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डोनेट की। उसके अलावा अब हम उसके अलावा हम जो बाकी जो काम था राशन का और दूसरी चीज़ें जो थी वो तो बट ही रही थी, और वो ना केवल सिर्फ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बट रही थी, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ महिलाओं को बट रही थी, मगर हम सबको बांट रहे थे। हम ट्रांसजेंडर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के साथ भी काम कर रहे हैं, हम नाबीना लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, हम किसानों के साथ भी काम करते हुए आए और कर ही रहे हैं। तो सेकेंड फेज़ में तो हमने ये किया। थर्ड फेज़ में अब हम क्योंकि कोरोना थोड़ा सा आई वुडंट से थम सा गया है, मगर सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है, तो अब हम लोग हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, और उसके अलावा कोविड रिलीफ का जो काम है वो तो जारी है। मगर फाउंडेशन अब हमारी संस्था जो है अब उस मुकाम पे आ गई है कि कल को अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर बाकी सारे काम स्टॉप करके होल्ड पे रख के इमिडिएटली रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं। बिल्कुल, मतलब लगातार आप इस कोरोना काल में समाज सेवा करती आई हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आपने पहले फेज़ में आपने मास्क सैनिटाइजर्स तो वितरित की ही थी। दूसरे चरण में जब कोरोना की दूसरी लहर आई, तब उस दौरान आपने मतलब ऑक्सीजन तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स, आपने ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई हैं। नारी सशक्तिकरण के बारे में भी आपने बताया कि आप महिलाओं को न केवल जागरूक कर रही हैं, जैसे कि दर्शकों आपको भी बता दें कि महिला का जो शरीर होता है उसमें हर महीने एक मासिक धर्म, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिस दौरान स्वच्छता बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा ना करने पर कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जो बच्चेदानी हो सकती है हमारी, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो इन सब के बारे में जागरूक करने के लिए मरीना जी के ऑर्गेनाइजेशन, उनकी संस्था काम कर रही है। आपने जैसा कि बताया कि आप अलग अलग फेजेस में, अलग अलग चरणों में काम कर रही हैं, मतलब कि जागरूक करने के साथ साथ पहले तो आप 50 महिलाओं को जागरूक करेंगे इनके बारे में, 50 बच्चियों को भी जागरूक करेंगे कि क्या होती है ये हाइजीन, जो मतलब स्वच्छता बनाना इस दौरान कितना ज़रूरी है, आप ये बताती हैं। और इसके बाद आगे जाके आप उनको रोज़गार भी दिलवा रही हैं, मतलब जो आपका सेकेंड फेज़ है आप उसमें उनको रोज़गार भी दिलवाएंगी कि यदि कोई सैनिटरी नैपकिन्स या फिर पैड वितरित भी करना चाहता है, इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, जागरूक होने के बाद कोई महिला काम करना चाहती है ग्रामीण क्षेत्र की, तो उसमें भी आप उनको रोज़गार दिलवाने में मदद करेंगी। जी बिल्कुल। मरीना जी, आप बच्चियों को, महिलाओं को आप जागरूक कर रही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आप पैड्स और सैनिटरी नैपकिन के बारे में उनको जागरूक कर रही हैं, लेकिन गाँव में ऐसा देखा जाता है कि कई बच्चियों को ये पता ही नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पैड्स में डिफरेंट क्या है इन सैनिटरी नैपकिन्स में, और ये कितना खतरनाक है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं, ये कितना खतरनाक है उनके लिए और ऑब्वियसली पर्यावरण के लिए। सो बेसिकली हम एक कंपनी है, वुमेन्स वेलनेस कंपनी आरा हेल्थ, जिसके साथ में हमने कोलैबोरेट किया है, जो डॉक्टर्स के साथ मिलके हमारे लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट पे, मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट पे पैम्फलेट्स क्यूरेट किए हैं उन्होंने डॉक्टर्स के साथ मिलके, जिसमें पूरी जानकारी दी जाती है, ना केवल सिर्फ बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल की, बट कंप्लीट जानकारी के मेंस्ट्रुअल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल के नुकसान क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल के नुकसान क्या हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे डिस्पोज किया जाता है। तो उन पैम्फलेट्स में वो सारी जानकारी दी जाती है, जो ताकि कि वो घर जाके, जो हम अवेयरनेस कैंप्स में तो करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, वो तो ठीक है, मगर हम उनको घर जाके उनके लिए रेफरेंस के लिए वो आरा हेल्थ के पैम्फलेट्स भी बांट रहे हैं, देते हैं,
सामग्री के अलावा कि वो जाके उसको रेफ़र करें, वो काफ़ी वेल एक्सप्लेन रहते हैं, उनमें डायग्राम्स रहते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है कि क्या मतलब कंप्लीट जानकारी दी जाती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में अंतर क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल वो होता है कि जो आसानी से हमारे जो पर्यावरण है उसमें घुल ना जाए, जैसे कि प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन्स होती हैं। इसी वजह से आजकल हम देखेंगे कि कई जगह प्लास्टिक बैग्स जो कि होती है, पन्नियाँ जिसको बोलते हैं, वो बैन कर दी गई हैं। वो इसलिए है क्योंकि पर्यावरण को वो प्रदूषित तो करती ही है, साथ ही हज़ारों सालों तक वो उसी जगह पे वैसे की वैसी ही बनी रहती हैं और वो हमारी मिट्टी में मिलती ही नहीं है। बट अगर हम देखें कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो इसका विपरीत होता है। तो अब हम आगे देखिए कि विमेन हाइजीन पर हम बात कर रहे थे कि जैसा कि आपने बताया कि इसका पालन ना किया जाए तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, मतलब कि अगर इसका पालन ना किया जाए, स्वच्छता का पालन ना किया जाए मासिक धर्म के दौरान, तो किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं? विमेन हाइजीन का पालन ना करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं और कई केसेस में ये काफ़ी सिवियर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसका पालन ज़रूर करें, हर महिला के लिए आवश्यक है। और जिस घर की महिला स्वस्थ रहेगी वो परिवार स्वस्थ रहेगा और वह परिवार एक स्वस्थ समाज बनाएगा। बिल्कुल। ये बहुत ही आवश्यक है और इसका पालन ज़रूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि कई प्रकार की इसमें बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि आपको दर्शकों मैं बता दूं कि अगर सही समय पे इलाज ना किया जाए तो कैंसर तक की बीमारी भी आपके स्वच्छता बनाए न रखने से हो सकती है। इसीलिए ये स्वच्छता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, हमारे आसपास भी और हमारे शरीर के अंदर भी। मरीना जी, हम बात कर रहे थे अभी विमेन हाइजीन के बारे में, हम लगातार बात करते आए हैं। इसके लिए आपने जैसे कि बताया कि आप पी सेफ एक ब्रांड के साथ में आपने कोलैबोरेट किया है, आप उसके साथ काम कर रही हैं। विमेन हाइजीन के लिए क्या क्या चीज़ें समाज में उपलब्ध हैं? हमने सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में बात की, इसके अलावा भी क्या क्या जो चीज़ें हैं जो कि जिसकी मदद से औरतें जो हैं अपना स्वास्थ्य और अपने शरीर की स्वच्छता बनाए रख सकती हैं? इसके लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं और ये कितनी किफ़ायती हैं? अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए बात करें तो उनके लिए ये कितनी किफ़ायती हैं? सैनिटरी पैड्स के अलावा भी काफ़ी चीज़ें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि टैम्पॉन्स होता है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं। किफ़ायती हो या ना हो ये आवश्यक है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिस घर की महिला का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा वो परिवार स्वस्थ रहेगा, वो ही परिवार एक स्वस्थ समाज बना पाएगा। और हिंदुस्तान हमारा देश जो ऐसा है कि यहाँ पे हर किस्म की ब्रांड्स हैं, ये आपको हर रेंज के में मिलेंगे। आपको 1 से 5 रुपए की रेंज में भी मिलेंगे, या आपको 500 में भी मिलेंगे, आपको 1000 में भी मिलेंगे। मगर बात पैसे की नहीं है। जैसे रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है, वैसे ही महिला के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन ज़रूरी है और ये उनकी स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है और किफ़ायती भी है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किफ़ायती नहीं है, क्योंकि सरकार ने सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है कि इसको कम से कम कीमत में उपलब्ध कराया जाए, स्पेशली जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए। और हम से भी जो बन रहा है, हम इसके लिए जागरूकता बढ़ा रहे हैं। और मैं कहूँगी कि आपसे भी या हो सके तो आप इसके बारे में जागरूकता बढ़ाएं। आप अपनी जानिब में, अगर आपके घर में कोई मेड है तो उसको 1 महीने के बहुत ही सस्ता आता है, 1 पैकेट सैनिटरी पैड का महीने का सप्लाई दे दें, तो आप भी जागरूकता बढ़ा सकते हैं और इस कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मरीना जी, बहुत अच्छी बात आपने अभी कही कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर समाज सेवा करना है या नारी सशक्तिकरण के लिए कोई कार्य करना है तो आप खूब सारी महिलाओं को इकट्ठा करें और फिर उनके लिए कुछ उनके हित में करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
आप जितना कर सकते हैं भले ही एक छोटे लेवल पे करें, आप किसी एक महिला को भी अगर सशक्त करते हैं तो वो नारी सशक्तिकरण में ही आता है और वो एक अच्छा काम ही होता है। और जैसा कि आपने बताया कि अगर यदि आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प हम जिसे बोलते हैं, अगर आपके घर में कोई महिला आती है आपके घर का काम करने के लिए, तो आप उसकी मदद करके भी, उस एक महिला की मदद करके भी आप समाज में एक उदाहरण बन सकते हैं समाज सेवा के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए। मरीना और जी, एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल आप एक बदलाव तो ला ही सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हमारे घर में कोई महिला काम करने आती है, उसको कोई तकलीफ हो रही है या फिर उसको कोई परेशानी है, तो हम कई बार देखते हैं कि या तो वो बोल नहीं पाती झिझक के मारे, या तो फिर उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन उसके कारण हो सकता है उसके परिवार पर असर पड़ रहा हो, उनकी खुद की हेल्थ पर, उनके खुद के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा हो। इसलिए हम एक उदाहरण बन सकते हैं उनकी मदद करके। हम अभी बात कर रहे थे सरकार द्वारा कितनी मदद की जा रही है, और बिल्कुल सरकार तो मदद कर ही रही है। उन्होंने कई सरकारी स्कूल में हम देखेंगे, यूनिवर्सिटी में देखेंगे कि पैड डिस्पोजल मशीन लगा दी गई है, जिसमें से 1 या 5 रुपए में, जैसा कि आपने बताया, बच्चियां जो हैं वो उसमें से पैड डिस्पोज ले सकती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मशीनें तो लगा दी गई हैं, लेकिन सरकारी स्कूल या यूनिवर्सिटियों में उन बच्चों को पता ही नहीं है कि किस प्रकार उस मशीन का यूज़ करना है, उसको कैसे चलाना है, उसमें से अगर उनको कोई सामान चाहिए तो कैसे उसमें उसको पैसे कैसे डालने हैं या उसमें से निकालना कैसे है, ये सब चीज़ें, सैनिटरी नैपकिन उसमें से उनको कैसे मिलेगा, ये उनको नहीं समझ में आता है, उनको पता ही नहीं है। उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि आरा हेल्थ जो एक वुमेंस वेलनेस कंपनी है, जिनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है और जिनके साथ में हम अलग अलग महिलाओं के इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, उन्होंने हमें पैम्फलेट्स बना के दिए हैं जो हम अलग अलग सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में बांट रहे हैं। हमने हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में ये पैम्फलेट्स दिए हैं कि इन मशीन्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इनमें से कैसे पैड निकाला जाए, और ना केवल ये मगर उसको कैसे इस्तेमाल करें, उसको कैसे डिस्पोज करें और उसके फ़ायदे क्या हैं, उसमें पूरी जानकारी दी जाती है। तो हमने अलग अलग, जैसे महिला थाना है, महिला थानों पे ये पैम्फलेट्स दिए हैं हमने, क्योंकि सरकार ने महिला थानों पे भी पैड वेंडिंग मशीन्स लगाई हैं। फिर आपके सरकारी स्कूल्स में दिए हैं, सरकारी अस्पतालों में दिए हैं, और हम अक्सर ना केवल सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स निःशुल्क देते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को, मगर उनको ये पैम्फलेट्स जो कंप्लीट जानकारी देते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर, वो भी बांटते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी ये मतलब आपने बात बताई। और लगातार आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मुझे आपकी बात करने के मतलब आपने जो भी चीज़ें मुझे बताई हैं, इससे मुझे पता चला कि आपकी लगातार जो आपकी संस्था है वो लगातार काम करती आ रही है महिला सशक्तिकरण के लिए। और जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चियां हैं उनको ये समझाने के लिए कि ये जो हाइजीन है, ये जो स्वच्छता उनको बनाए रखनी है, वो उन्हीं के स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है। मरीना जी, सोशल वर्क में कई बार ऐसा होता है कि आजकल का जो समाज है, पहले भी ऐसा होता था कि सोशल वर्क को एज अ प्रोफेशन, मतलब कि सोशल वर्क आप बतौर मतलब रोजी रोटी की तरह से आप उसको आप एक काम की तरह नहीं चला सकते। तो इसके लिए आप कोई संदेश देना चाहें कि आज की नई पीढ़ी के लिए कोई आप ऐसा संदेश देना चाहें कि सोशल वर्क क्या है और कैसे इसको आप अपने जीवन में छोटे से ही भले लेवल पे उसको कैसे आप ला सकते हैं जीवन में? देखिए, मैं कहूँगी हमने इस कोरोना की महामारी में ना केवल हिंदुस्तान ने मगर पूरी दुनिया ने बहुत ही बुरा समय देखा। हमने अपने लोगों को बिछड़ते हुए देखा, हमने लोगों को एक वक्त की रोटी टेबल पे लाने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा, हमने बहुत ही परेशानियां देखी इस समय में। मगर हमने ये भी देखा कि एक क्रांति सी आ गई थी लोगों में कि एक दूसरे की मदद करें। और मैंने ये भी देखा कि हर इंसान एक दूसरे की किसी न किसी की मदद ज़रूर कर रहा था, तो जो भी उनके जानने में बन रहा था वो मदद कर रहे थे। तो ये जो मानव भाव, ये जो हमने देखा इस पूरे दरमियान, ये कि
सब एक दूसरे के लिए खड़े रहे, वो आप बरकरार रखें, क्योंकि ये अगर आप बरकरार रखेंगे, बेसिकली आप ये इसको बरकरार रखें, वेदर पैंडमिक हो या ना हो, महामारी के अलावा भी आप ये मानवता को जो हमने सबके बीच में ये जो क्रांति देखी, जो इंसानियत की थी, जो सब एक दूसरे के लिए बाहर आ गए मदद करने के लिए, उसको बरकरार रखें। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि महामारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर किसी इंसान की मदद करनी है तो हम महामारी का इंतज़ार करें, ऐसा नहीं है। हम कभी भी कहीं भी छोटे से लेवल पर ही लोगों की मदद करके अपनी समाज सेवा, जो समाज सेवा है, अपना हमारा जो धर्म है समाज के प्रति, हम उसे पूरा कर सकते हैं। मरीना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। दर्शकों, मुझे यानी शिवांगी द्विवेदी को इजाज़त दीजिए। दूरदर्शन मध्य प्रदेश में इतना ही, देखते रहिए।